गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया है। उसमें हमने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जैसे फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी किया था। ओके, चलो अभी आज हम ओम्स लॉ तो पढ़ लिया। ओम्स लॉ दैट इज the ratio of supply V and current I, उसका रेशियो कांस्टेंट रहता है and that constant is given by resistance. So V by I is equal to resistance capital R. So that is Ohm's law. V is equal to IR. V is equal to IR. Okay. तो आज हमें क्या है, फर्स्ट 2 मार्क्स का थियरी है हमारे टेक्स्ट में। ओके, इतना है अंदर। तो डिराइव ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म तो हमें मालूम नहीं है, दैट इज V इज इक्वल टू IR, बट उसका वेक्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करेंगे। ओके, वो 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और उसके ऊपर व्हाट इज करंट डेंसिटी, वो 1 मार्क के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन मिला के हमें 2 मार्क्स में ये कंसीडर किया जा सकता है। ओके, तो बहुत इजी है। ओके, तो व्हाट इज करंट डेंसिटी? अच्छा, तो करंट डेंसिटी दैट इज करंट डिवाइड बाय डेंसिटी है, तो डायमेंशन आएगा। current is passing through a cross section of wire, तो per unit cross section area आएगा। ओके, so current density that is current passing through any conductor per unit cross section area, that is called current density। और उसको हम सिंबल में, ये डिस्कस किया गया हुआ है, उसको हम सिंबल में बोलेंगे J। सो J इज इक्वल टू I बाय A, करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। क्लियर फॉर 1 मार्क? ओके, और इसका यूनिट अगर लिखना हो तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलो अभी हमें ओम्स लॉ जो वेक्टर स्केलर फॉर्म V इज इक्वल टू IR है, ओके, उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो 1 मार्क के लिए कंसीडर होगा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे ऐसे कि जिसका लेंथ L हो, क्रॉस सेक्शन A हो। ओके, उसके 2 एंड पे हम पोटेंशियल V सप्लाई हम कनेक्ट करेंगे, तो उसमें से करंट पासिंग कैपिटल I जितना होगा, देखा। तो इन अबव फिगर अ पोटेंशियल बिटवीन 2 एंड V इज अप्लाइड टू द कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन कैपिटल A। ओके, तो ओम्स लॉ हमें मालूम ही है, V इज इक्वल टू IR। ओके, चलो यहां से हमें वेक्टर फॉर्म में जाना है। अच्छा, पोटेंशियल दैट इज अ स्केलर, उसको हम कन्वर्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे। अच्छा, तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन क्या था? बहुत इजी है ये, है ना। वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या था चैप्टर 2 में? V इज इक्वल टू E इंटू R। कैपेसिटर में V इज इक्वल टू ED था, है ना। तो यहां पे पोटेंशियल V इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 है, तो ये डिस्टेंस कितना है? L जितना है। तो पोटेंशियल की जगह पे V इज इक्वल टू EL लिखेंगे, है ना। इज इक्वल टू करंट को ऐसे ही रखेंगे, और रेजिस्टेंस हमने लास्ट लेक्चर में किया था, रेजिस्टेंस R दैट इज रो L बाय A। ओके, यहां से लेंथ कैंसिल होगा। ओके, तो यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रह गई? E इज इक्वल टू I रो बाय A, बट
I by A, that is current density. Okay, so E is equal to I by A को हम current density J बोलेंगे, तो E is equal to J into rho, where J is current density and rho is resistivity. ओके चलो, बट इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये हो गया हमारा, बस इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ओम्स लॉ के। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज ई वेक्टर। रो तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, और जे करंट डेंसिटी, उसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, सो जे की जगह पे हम जे वेक्टर लिखेंगे, तो E इज इक्वल टू रो जे होगा, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ आवर ओम्स लॉ। 2 मार्क्स के लिए ये थियरी रहेगा। ओके, 1 + 1 समझ में आया? इजी है ना, है ना? तो बराबर देखिएगा, 2 या 3 बार देखिएगा, जितनी भी बार देखो बराबर, पर अपने आप से कीजिएगा। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, जिसको आपको सिर्फ समझना है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस टॉपिक को सिर्फ आपको समझना है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम किसे कहेंगे वो आप सिर्फ समझिए। ओके, तो आपको मालूम है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ओके, ऑसिलेशंस उनका होता रहता है, ऑसिलेशंस होता रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री चार्ज का। ओके, तो अगर हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नहीं रखेंगे, इफ वी डू नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप सिर्फ समझो, है ना? इक्वेशन नहीं आएगा तो चलेगा, सिर्फ टॉपिक को भेजे में बिठाओ, है ना? अंडरस्टैंड करो ये टॉपिक को, कि अगर किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम नहीं प्लेस करेंगे, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का तो ऑसिलेशन रहेगा ही रहेगा, ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, है ना? तो उसका ऑसिलेशन का पाथ अगर ये ब्लैक कलर में है, ए से बी तक, ओके, or after some time, if this conductor is placed in an external electric field, हाँ, अगर कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लेस करते हैं, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं कंडक्टर में, है ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स फील करेगा, और फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F बाई Q, सो F इज इक्वल टू Q इंटू कैपिटल E, तो इलेक्ट्रिक फोर्स वो फील करेगा, है ना? और ड्यू टू दी फोर्स वो एक्सेलरेट होगा, F इज इक्वल टू मा, है ना? और वो अगर एक्सेलरेट होगा तो वेलोसिटी पर टाइम, एक्सेलरेशन दैट इज वेलोसिटी पर टाइम, है ना? तो वो जो चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन, वो एक्सेलरेट होगा एक्सटर्नल फोर्स से, इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो वो वेलोसिटी गेन करेगा, है ना? तो वो उसका पाथ क्या हो जाएगा, तो ये ब्लू डॉटेड लाइन में, पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था,
तो उसका पाथ कौन सा था? विदाउट एक्सटर्नल, इन द एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी था, और अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज उसका पाथ ए से बी डैश हो गया, ये ब्लू कलर का डॉटेड लाइन, तो जाना चाहिए था बी पे बट चला गया बी डैश पे, तो थोड़ा यहां से बी से बी डैश जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, है ना, तो दिस डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी रहेगा इलेक्ट्रॉन का, है ना, दैट वेलोसिटी विल बी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब मिलता है हमें चार्ज का? तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा। विदाउट इट, in the absence of electric field, there will be no drift velocity of charge, है ना? समझ में आया? What do you mean by drift? अगर आप अपनी मोपेड स्टार्ट करते हो और एक्सेलरेट करते हो, है ना, तो आपकी गाड़ी मोशन में आएगी जल्दी से, है ना? दैट मोशन की वजह से ये जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, उस डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन दैट इज चार्ज की, दैट विल बी नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज चार्ज correspond to displacement bb dash is called drift velocity vd। बोलो समझ में आया? वेलोसिटी का v और ड्रिफ्ट है, सो सफिक्स में स्मॉल v, that is drift velocity vd। क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? क्या है? अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखेंगे, एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो ए से बी जाएगा, है ना? बट अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे तो ए से बी की जगह पे बी डैश जाएगा, तो ये बी से बी डैश जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है, ओके, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके फाइन। और दूसरा एक क्वांटिटी है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम टू रिलैक्स, ओके, तो कैसे आप समझेंगे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो लैटाइस के साथ कॉलिजन करता है ना? अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे कोलाइड हो तो यहां से कोलाइड होके वहां पे कोलाइड होगा, है ना? तो ये जो टू सक्सेसिव कॉलिजन्स है ना, तो ये दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन विल बी रिलैक्स्ड, है ना? तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, है ना, जो टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को, दैट टाइम is known as relaxation time, है ना? A time between two consecutive or two successive collision, है ना, that is called relaxation time। उसको हम सिंबल में देंगे टो टाइम, है ना? टी देंगे आप तो भी चलेगा। क्लियर? ओके, तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन हम अगर लाना हो तो कैसे ला सकते हैं? तो आराम से ला सकते हैं, है ना? तो आपको मालूम है न्यूटन्स लॉ, F इज इक्वल टू मा, तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F बाय m, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। A इज इक्वल टू F बाय m। ओके, अभी हमें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन लाना है, तो एक्सेलरेशन दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? तो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज रिलैक्सेशन टाइम टो, सो vd by टो इज इक्वल टू फोर्स दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, E is equal to F by Q, so F is equal to Q into capital E,
दैट इज चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सो चार्ज नेगेटिव रहेगा माइनस ई, सो माइनस ई इंटू कैपिटल डिवाइड बाय एम। ओके, तो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन क्या रहेगा, वीडी इज इक्वल टू इस टर्म के साथ टो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्लियर है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको समझ में है, इक्वेशन को रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है ना, बट ये कोई थियरी नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग में समझना है। ओके, और ये थियरी है। तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन फॉर 1 मार्क एंड फॉर 1 मार्क ओम्स लॉ के स्केलर फॉर्म से एक स्टेप में हमें वेक्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, हो जाएगा क्लियर। ओके, थैंक यू।